नमस्कार। आज इस वीडियो में एकदम बढ़िया से मतलब समास पढ़ेंगे, है ना। मतलब बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज था कि सर समास और संधि में दिक्कत है, तो आसान बना दिया जाए इसको। और ये वीडियो देखने के बाद आज आप कहोगे कि गुरुजी आप पहले काहे नहीं मिले, मतलब ये ट्रिक आपने कहाँ छुपा के रखी थी। समाज हम इतना पढ़ डाले, किताब देख डाले, दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं। अब अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज के बाद आप नहीं सोचोगे ऐसा, क्योंकि समास जो है वो एक ही ट्रिक में आज क्लियर हो जाएगा, पक्का एकदम 100% मान लो। देखो, दो चीज, एक ट्रिक याद कर लो, मतलब जो ट्रिक मैं यहां पर बताऊंगा अभी 6 समास हैं जो मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और उसकी ट्रिक मैं बता दूंगा। और दूसरी चीज ये होता है यार कि शब्द का अर्थ, उसका विग्रह कर लेना। अगर आपके पास समास के अर्थ का विग्रह करने की कला है ना, तो मतलब छाप दोगे। देखो, मतलब कोई ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है, ये ट्रिक है। फिर ट्रिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा और कैसे आप याद कर सकते हो मजेदार तरीके से समझेंगे, मतलब कह दोगे कि हाँ गुरुजी आप कहां थे सच में। देखो, उप अव्यय, ये ट्रिक है ना। उप अव्यय, कारक टप्पू, गुण धर्म कर्म, उल्टा करे द्वंद्व। और गुण धर्म कर्म क्या, उल्टा करे द्वंद्व, और संख्या गिने द्विगु, और दोनों शब्द को काट के तीसरे की तरफ चला बहुब्रीहि, है ना। तो हमारा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, मतलब ध्यान से, कंसंट्रेशन, फोकस, ये नहीं अगल बगल मत ताड़ना, भी देखना। उप अव्यय, कारक टप्पू, गुण धर्म कर्म, उल्टा करे द्वंद्व, संख्या गिने द्विगु, दोनों शब्द को काट के तीसरे की तरफ चला बहुब्रीहि, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो बढ़िया से, हाँ मजा आएगा अभी देखना। अब उप अव्यय, पहली लाइन है उप अव्यय। ये उप अव्यय को कैसे करेंगे, मतलब कोई शब्द है, जैसे कोई शब्द है, कोई भी शब्द, प्रतिदिन। अब इस शब्द को चलो तोड़ दो, जब भी तोड़ोगे तो प्रति और दिन, ये प्रति उपसर्ग मिला ना हमें, तो उपसर्ग, अव्ययी भाव में आपको उपसर्ग टाइप की चीजें मिलेंगी। उपसर्ग कम कह लीजिए, अव्यय मिलेगा। एक्चुअली अव्ययी भाव में जो पहला पद होगा ना वो अव्यय रहेगा, और अव्यय है तो बिल्कुल वो जो है अव्ययी भाव समास होगा। तो उप अव्यय का मतलब यह हुआ कि अव्यय का मतलब हो गया अव्ययी भाव समास, और उप का मतलब हो गया कि अव्ययी भाव समास में जो शब्द रहता है उसमें आपको उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। तो मतलब कोई भी शब्द है, प्रतिदिन हो गया, या फिर और भी जितने भी शब्द जिसमें आप अव्यय लगा सकते हो, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, रातों रात, है ना, रातों रात, ये एग्जाम्पल है, मतलब समास के बहुत ही सटीक, इनको लिख लो, ठीक है। ये शुरू वाले अव्यय होंगे, मतलब इनका व्यय नहीं होता। अव्यय का मतलब क्या हुआ, जिसका व्यय ना हो, खर्च ना हो। अब खर्च होने का मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, खर्च ना हो का मतलब अब हम क्या समझे। बहुत लोग कहेंगे सर ये खर्च ना हो क्या है, तो खर्च ना हो का मतलब ये है भैया कि शब्द के, जैसे ये दिन है, इसके वचन, लिंग, क्रिया के हिसाब से हम नहीं बदलेंगे, है ना। अव्यय का मतलब कि हम खर्चा नहीं होंगे, तुम बदल जाओ, दिन लड़की हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, चली जाएगा, चला जाएगा, लेकिन हम प्रति हैं तो हम प्रति ही रहेंगे, हम व्यय नहीं होंगे, हमारा रूप नहीं बदलेगा, बस हम ज्यों का त्यों रहेंगे, दैट्स इट। हम, क्योंकि हम क्या हैं, अव्यय हैं, हमारा व्यय आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं अव्यय। अव्ययी भाव समास को समझिए, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपाउंड, इतना तो आप सब जानते होंगे। तो अभी अव्ययी भाव समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है भैया कि आप समास से निर्मित शब्द को थोड़ा सा खंड कर लो, उसको तोड़ लो, फिर ये ट्रिक के हिसाब से जो भाव आए, अगर उप अव्यय है तो अव्ययी भाव समास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहो तो मैं आपको
20 ठो एग्जाम्पल गिना सकता हूं अव्ययी भाव समास के। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कह दूं आजीवन, बताओ, अब जीवन मूल शब्द है, आ अव्यय लगा हुआ है, तो यहां पर कौन सा समास लगाएंगे? आजीवन। बुद्धिमान हो इतना बता दिया हूं तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक तो पक्का कर देना, मतलब मजा आने वाला है। ठीक है, अगर मैं कह दूं यथा सामर्थ्य, ठीक है, यथा सामर्थ्य, यथोचित, यथोचित, अब इन सब में क्या है बताओ? इन सब में दिमाग लगाओगे तो आपको अव्ययी भाव समास मिलेगा। यथा विधि, यथा कर्म। अच्छा, अगर मैं कह दूं भरपेट तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर भर कौन सा उपसर्ग हुआ ना, बट भर उपसर्ग भले नहीं लेकिन अव्यय तो है ना, इसका अव्यय तो नहीं होगा ना, भरपेट है ना। जैसे मैं कह दूं हर रोज, अभी अव्यय भाव समास को पहचानो। अच्छा, ये अव्यय भाव समास क्यों होगा? हर रोज अव्यय है, इसका व्यय नहीं कर सकते हम, उपसर्ग टाइप का लगा हुआ है, मूल शब्द हमारा पीछे है रोज, बस। ठीक है, तो पहली लाइन क्या कह रहा है? उप अव्यय। ठीक है, अब दूसरी लाइन की ट्रिक मुझे लगता है कि अव्ययी भाव समझ गए। कारक टप्पू है ना, कारक टप्पू। चलिए दूसरी लाइन पर आते हैं, कारक टप्पू, इसको भी समझ लेते हैं। कारक टप्पू, टप्पू को आप समझिए तत्पुरुष, है ना, तत्पुरुष। टप्पू मतलब तत्पुरुष, और कारक का मतलब जहां पर आपको कारक की विभक्तियां मिले जिस शब्द में। जैसे कारक में कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग के लिए, है ना, अलगाव के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, ये सब अगर कारक की विभक्तियां आपको किसी शब्द में, सामासिक शब्द में विग्रह करने के लिए मिले तो हम क्या कहेंगे? वहां पर हम भैया तत्पुरुष समास लगाएंगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौड़ होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं मनचाहा, मन चाहा, ठीक है, इसमें कौन सा समास होगा? तो कुछ लोग सोचेंगे यार मन चाहा अव्ययी भाव तो नहीं होगा। नहीं, मन चाहा को विग्रह करो, इसका अर्थ पहले लगाओ। मन चाहा का मतलब हुआ मन से चाहा हुआ, जिसको आप बड़ा मन से चाहते हो। सब किसी न किसी को मन से चाहते हैं, सब बढ़िया। ठीक है, तो मन चाहा का मतलब क्या हुआ? मन से चाहा हुआ, और से कारक की विभक्ति है ना, बताना जहां गलत हो। मनचाहा को हमने जब अर्थ निकाला तो निकल के आया मन से चाहा हुआ। भाई किसी को हम बड़ा मन से चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं गंगा जल, ठीक है, गंगा जल में कौन सा समास है? लगाओ दिमाग। तो गंगा जल में कौन सा समास है? आपके एग्जाम में पूछ लिया। अब जब पूछ लिया तो हमें इसे क्या करना होगा? गंगा जल में कौन सा समास है? तो हम सबसे पहले इसका विग्रह करेंगे, मतलब इसका अर्थ समझेंगे। गंगा जल का मतलब हुआ गंगा का जल। अरे चाचा एक सेकंड, क्या हुआ इसका अर्थ? गंगा का जल। अब ये जो का है, का के की, है ना, संबंध, यानी जल का संबंध किससे है? गंगा से है। और जब संबंध कारक आ गया तो उसी हिसाब से हम विभक्ति लगा देंगे। संबंध तत्पुरुष, है ना, गंगा का जल। अगर मैं कह दूं नगरवास, मतलब इतना जान लो कि कारक टप्पू का मतलब हुआ कि तत्पुरुष समास में
कारक की विभक्ति मिलेगी आपको। जब भी आप किसी भी शब्द को तोड़ोगे तो कारक की विभक्ति निकल के आएगी उसमें, ठीक है। जिस समास में बाद का उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो, दोनों पद के बीच का, जैसे नगरवास तो नगर में वास, ये जो में है ये लुप्त है कारक चिन्ह, ठीक है। दोनों पद जुड़े हुए हैं आपस में और कारक की विभक्ति लुप्त है। जैसे नगरवास कहूं तो में, नगर में वास, में लुप्त है। गंगा जल कहूं तो गंगा का जल, ये का लुप्त है। मन चाहा कहूं तो मन से चाहा, से लुप्त है, मतलब लुप्त है। अब लुप्त है तो भाई कारक विभक्ति, तो कारक टप्पू इक्वल टू तत्पुरुष समास, मतलब अभी कोई दिक्कत तत्पुरुष समास समझने में। ये कारक जरा पढ़ लेना, कर्ता विभक्ति, कर्म विभक्ति, ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। वैसे कर्ता का तो तत्पुरुष होता नहीं है, मैं आपको बता दूं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण 6 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना बस हो गया, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मतलब ज्यादातर केसेस में आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? ज्यादातर केसेस में आपसे पूछेगा कि चीजें जो है, जैसे एक सेकंड में आपको बता दूं, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो आपसे हमेशा तत्पुरुष में पूछता है, राजपुत्र। ये ना आप परीक्षा में कई बार देखे होंगे, राजपुत्र में कौन सा समास है, ठीक है। राजपुत्र में कौन सा समास है, ये अक्सर आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब जब पूछेगा राजपुत्र तो इसे हम जाहिर सी बात है कि खंड करेंगे, इसका अलग अलग जो है वो करेंगे, है ना। तो जब राजपुत्र में क्या छुपा हुआ है, कारक विभक्ति कहां छुपी है बताओ। राजपुत्र का मतलब हुआ राजा का पुत्र। ये जो हमारा का है, पुत्र का संबंध राजा से, संबंध तत्पुरुष छिपा हुआ है, ठीक है। बहुत पूछता है, राजपुत्र पूछेगा, देश निकाला पूछ देगा, ठीक है, या घुड़दौड़ पूछ लेगा। ये शब्दवय याद कर लो, मैं तो कह रहा हूं घुड़दौड़, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। घुड़दौड़ का मतलब क्या हुआ? घुड़दौड़ का मतलब हुआ घोड़ों की दौड़। अभी सब में जो है कारक का वो विभक्ति छिपा हुआ है, तो अभी जहां पर कारक हो टप्पू यानी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी ट्रिक का अगला चरण होगा कौन सा समास का, एक सेकंड। गुण धर्म कर्म को समझते हैं, गुण धर्म कर्म, ठीक है। धर्म कर्म की बात है, कर्म अब ठीक है। चलिए गुण धर्म कर्म को समझते हैं। 2 समास क्लियर ना, गुण धर्म कर्म। गुण धर्म कर्म को कैसे समझेंगे? कर्म का मतलब जान ही गए होंगे, कर्मधारय, है ना, कर्मधारय समास होगा। गुण धर्म कर्म, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय, याद रखो गुण धर्म कर्म में हमें विशेषण, गुण का मतलब क्या, विशेषण, ठीक है, विशेषता, यानी जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा और जो दूसरा पद होगा वो विशेष्य होगा। ये आपका गुण धर्म कर्म कहता है कि पहले पद में बढ़िया कोई क्वालिटी बताएगा और दूसरे पद में जिसकी क्वालिटी बता रहा है वो भाई साहब होंगे। जैसे मैं कह दूं, बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल नीलकमल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल नीलकमल। बताओ नीलकमल में कौन सा समास होगा? या मैं कह दूं तुम्हारी महबूबा का मुख चंद्र के समान है, चंद्रमुख या चंद्रमुखी, कुछ भी कह दो। अभी दोनों का विग्रह करो, नीलकमल है ना, नीलकमल का जब आप विग्रह करोगे तो क्या आएगा बताओ? नीला कमल, नीला कमल। अब यहां पर हमें अव्ययी नहीं मिल रहा है, कारक विभक्ति नहीं मिल रही है, क्या मिल रहा है? नीला। ये क्या है? विशेषण है, यानी विशेषता है किसकी? कमल की। कमल जो है वो किस कलर का है? नीले कलर का है। यहां पर क्या है? चंद्रमुख, मतलब चंद्रमा के समान मुख, यानी चंद्रमा के समान किसकी विशेषता है? मुख जो है वो चंद्रमा के समान बढ़िया दमक रहा है, लौक रहा है, लौका था ना ऐसे।
तो चंद्रमुखी कह दो, नीला कमल कह दो, या देह लता कह दो, देह लता, देह रूपी लता, है ना। या फिर दही बड़ा, एक बहुत ही प्रचलित पूछेगा, दही बड़ा में कौन सा समास है, बड़ा कंफ्यूजिंग, दही बड़ा। अब इसमें क्या विशेषता है, मतलब दही का डूबा हुआ बड़ा, ठीक है, दही में डूबा हुआ बड़ा, ये कर्मधारय में आता है दही बड़ा। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा विवाद है, बहुत सारे विद्वान जो है दही का बड़ा, है ना, लेकिन वो दही का बड़ा नहीं, बड़ा जो होता है वो मूंग या उड़द का होता है, ठीक है। दही में डूबा हुआ बड़ा रहता है, इसलिए विशेषता है उसकी कि वो दही में मग्न है ना, भक्ति में मग्न भक्त, दही में मग्न दही बड़ा। तो ये उस बड़ा जो है, बहुत लोग कहेंगे दही का बड़ा, वो दही का थोड़े बनता है जो बड़ा रहता है, वो तो मूंग या उड़द का रहता है। तो कहेंगे दही का बड़ा है तो हम इसको तत्पुरुष में रखेंगे, बहुत सारे विद्वानों ने झगड़ा किया इस पे। लेकिन सोचो, अच्छा दही बड़ा खाते हो, फेवरेट है, पसंद है, दही का थोड़े बनता है, वो तो दही में डूबा हुआ रहता है, दही का गुण धारण किया रहता है, बना तो वो उड़द से है, खूबसूरत हो जाता है दही लपेट के। तो भैया जहां पर गुण धर्म कर्म, जहां पे गुण धारण किया हो, विशेषण धारण किया हो, जो चीज अपनी विशेषता बता रहा हो, पहला वाला पद विशेषता है, दूसरा वाला पद विशेष है, यानी जिसकी विशेषता, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है, दूसरा वाला हमेशा सब्जेक्ट रहता है, वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, निसंकोच। आप मेरे विद्यार्थी हो, बस उस ट्रिक को, इस वीडियो को बार बार देखना, मतलब जब तक समझ में ना आए तब तक देखना, बार बार घूम के वापस आके देखना, समझ जाओगे कि सर ने क्या बताया है। तो भैया विशेषण विशेष्य वाला जो संबंध है, गुण धर्म कर्म, गुण धर्म यानी आपका विशेषण बताने वाला कर्मधारय होगा, ठीक है, जो बताए विशेषण वो होगा कर्मधारय। चलिए अगला देखते हैं भैया। अब आते हैं उल्टा करे द्वंद्व, ये तो बहुत आसान है, उल्टा करे द्वंद्व, ठीक है। उल्टा करे द्वंद्व क्या, उल्टा करे द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब वैसे भी आप जानते हैं, द्वंद्व का मतलब युद्ध होता है, महाभारत वगैरह में द्वंद्व के लिए तैयार रहो, अंगराज कर्ण, अर्जुन वगैरह कहते हैं ना, ऐसे द्वंद्व होगा। तो द्वंद्व का मतलब क्या, टक्कर। अब टक्कर मतलब माता पिता दोनों पद प्रधान हैं, टक्कर है ना, न माता कमजोर है न पिता कमजोर है, दिन रात टक्कर हो रही है ना, न दिन कमजोर कह सकते हो न रात कमजोर कह सकते हो, परस्पर विरोधी, परस्पर द्वंद्व, ठीक है। दुख सुख मतलब बराबर की टक्कर, द्वंद्व चल रहा है। तो उल्टा, अब चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हो, है ना, दिन का उल्टा रात, माता का उल्टा पिता। तो भैया इस तरह से होता है द्वंद्व, ठीक है। राजा प्रजा, तो हमारा द्वंद्व कौन करता है, उल्टा, ठीक है, उल्टा करे द्वंद्व। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, पहले पद का उल्टा होता है दूसरा पद। दिस इज द ट्रिक, वेरी इजी, बहुत ही आसान, मतलब कोई भी शब्द दे दे, कहीं से भी दे दे, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बताता हूं, कुछ शब्द मैं दूंगा, वो आपको बताना पड़ेगा कमेंट में कि भाई कितना आप समझे हो। तो द्वंद्व समास, ठीक है, राजा प्रजा, दिन रात, सुख दुख, राजा रानी भी हो सकता है, रानी भी कमजोर नहीं है ना राजा से, रानी क्यों कमजोर रहे, राजा रानी, लड़का लड़की, ठीक है। तो राजा प्रजा भी है उल्टा और राजा रानी, इनको भी, रानी को कमजोर हल्के में मत समझना, ये भी द्वंद्व समास में ही आएंगे, ठीक है। या मैं अगर आपसे कह दूं गाय भैंस, माता पिता, धर्म अधर्म, सुर असुर, विपरीत प्रकृति, उल्टा करे द्वंद्व। तो उल्टा करे द्वंद्व में आप समझ गए। अब आता है संख्या गिने द्विगु। द्विगु क्या करता है, संख्या गिने द्विगु, देखिए संख्या गिने द्विगु, यानी जो द्विगु समास है ये क्या करता है, संख्या गिनता है, जैसे त्रिलोक,
चौराहा, ठीक है। एक विवादित, चलो मैं ले लेता हूं पंचवटी, विवादित समास है। आपको इसमें जो है बहुब्रीहि भी मिल जाएगा और द्विगु भी। हालांकि ये दोनों ऑप्शन रेयरली साथ में रहेंगे। अगर पंचवटी पूछा है कौन सा समास है तो बहुब्रीहि ऑप्शन में देगा तो द्विगु नहीं रहेगा ऑप्शन में, याद रखना। नहीं, दोनों में कॉमन नंबर मिल जाएगा, याद रखना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो द्विगु समास एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसका, नवग्रह। ये मैं कैसे भूल सकता हूं। अब ये क्या करता है, संख्या गिने द्विगु, मतलब हमारा जो द्विगु समास है ये संख्या गिनता है। जब इसको त्रिलोक को हम तोड़ेंगे तो 3 लोक, है ना, 3 लोक। चौराहा को तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो 4 रास्ते या 4 राहें, 4 राहें, है ना। 4 रास्तों का समूह चौराहा होता है ना। बीच चौराहे पे विकास दुबे को मार दिया गोली। इसके बाद पंचवटी, विवादित मैंने बता दिया। नवग्रह मतलब नवग्रह का समूह। अब यहां पर ये क्या कर रहा है, संख्या गिन रहा है ना। पहला जो पद है आपका 9, 3, 4, तो इस तरह से क्या करते हैं ये सब संख्या गिनते हैं। दोपहर एक बहुत ही फेमस है, दोपहर, यानी यहां पर 2 पहर हैं। कितने पहर की बात कर रहा है, 2, ये भी संख्या गिन रहा है। तो संख्या गिने द्विगु, लेके संख्या गिन रहा है द्विगु, माला जट रहा है राम 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 की। तो जहां पर संख्या गिन 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 के बात करे वहां पर होगा द्विग 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 द्विगु, ठीक है, द्विगु समास होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नहीं क्लियर होगा तो दोबारा देखना वीडियो को, पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट है, दोनों शब्द को काट के तीसरे की तरफ चला बहुब्रीहि। दोनों शब्द को काट के, कैसे? दोनों शब्द को काट के तीसरे की तरफ चला बहुब्रीहि, तीसरे की तरफ चला बहुब्रीहि। अब तीसरे की तरफ कैसे चला ये तो आप जान गए होंगे, बहुब्रीहि समास बहुत पूछता है। जैसे मैं कहूं पीतांबर, पहला एग्जाम्पल पीतांबर, तो यहां पे विग्रह करेंगे तो 2 शब्द है, पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र। लेकिन अब यहां पर ना पीत प्रधान है ना अंबर प्रधान है, बल्कि पीला अंबर किसका है, श्री कृष्ण का। तो प्रधान कौन हुए, तो इन दोनों को काट के ये पीतांबर कहां चला, भगवान कृष्ण की तरफ चला। तो कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। समझ गए? जैसे मैं कह दूं, क्या कह दूं बताओ, दशानन, ठीक है। जैसे मैं कह दूं दशानन, आपको पता है कितना लोड रहता है बोर्ड पे आते के, कैमरा, लाइट और लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, मतलब कितना लोड रहता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, दशानन। अब इसको भी तोड़ दो, इसका भी विग्रह कर दो। विग्रह करने का मतलब क्या हुआ, समास का मतलब हुआ संक्षिप्त। हमने एक वाक्य को संक्षिप्त करके एक शब्द बना दिया, और उसी एक संक्षिप्त शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो उसका विग्रह कर दिया, यानी उसे फिर से वाक्य बना दिया। जैसे 10 का मतलब 10 और आनन, आनन का मतलब सर। अब ये दशानन, ये 10 का मतलब संख्यावाची हो गया, तो क्या द्विगु में ले जाओगे, नहीं। 10 सिर वाला कौन है, दोनों को काट के कहां चला हमारा बहुब्रीहि, तीसरे की तरफ, यानी रावण रावण हूं मैं, दशानन रावण हूं मैं, ठीक है। सुना होगा आपने बहुत टिकटॉक पे, अब बैन हो गया है। चलिए, सुलोचना एक समास, ये भी देख लो, मैं बता रहा हूं। सुलोचना में कौन सा समास होगा बताओ, थिंक। सुलोचना में कौन सा समास है, इसका विग्रह करो। करो। सुलोचना कौन सा समास है, सुंदर है लोचन जिसके, है ना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। तो ये भी आपका बहुब्रीहि समास होगा, मेघनाथ की वाइफ। एक है आपका लंबोदर, लंबोदर, लंबा उदर। लंबा उदर किसका है, लंबा उदर है आपका भगवान श्री गणेश जी का। तो
सारे पद भाग रहे हैं ना तीसरे की तरफ, दोनों को छोड़ के, लंबा को भी छोड़ रहा है, उदर को भी छोड़ रहा है, और सुंदर को भी छोड़ रहा है, लोचन नयन को भी छोड़ रहा है, दोनों को छोड़ के तीसरे की तरफ भाग जा रहा है। तो क्या होगा यहां पर? बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल होगा। लंबोदर। एक है वृकोदर, तो वृकोदर यानी वृक्क के समान जिसका उदर हो, यानी भीम, वृकोदर कहते हैं भीम को। ठीक है, तो इस तरह से आप, नीलकंठ एक पूछता है, ये शब्दवा अगर आप याद कर लोगे तो आपका समासवा जो है वो क्लियर हो ही जाएगा, कंफर्म। ठीक है, तो अभी मैं सोचता हूं कि समास जो है अव्ययी भाव समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ट्रिक को रिवीजन करते हैं। आजा भाई, चलो ट्रिक का रिवीजन। उप अव्यय, उपसर्ग वाला अव्यय, कारक टप्पू यानी कारक विभक्ति बताने वाला टप्पू यानी तत्पुरुष, गुण धर्म कर्म, गुण धर्म की बात करने वाला, विशेषण विशेष की बात करने वाला कर्मधारय, उल्टा करे द्वंद्व, द्वंद्व समास एक दूसरे से क्या करते हैं, कमजोर नहीं है, बराबर की टक्कर देते हैं। ठीक है, तो उल्टा यानी माता का पिता उल्टा, ठीक है, माता का उल्टा पिता। फिर संख्या गिने द्विगु, द्विगु क्या करता है, गिनती गिनता है, चौराहा वाला। ठीक है, और दोनों शब्द को काट के तीसरे की तरफ बढ़ता है आपका बहुव्रीहि समास। लाइक करने वाला काम अगर किया है तो कर देना, और कमेंट करके बता दो कि कैसा लगा वीडियो, प्लस एक मुझे बता दो आप कि इसमें कौन सा समास होगा। देखते कितने लोगों को समझ में आया है। दुरात्मा, इसमें कौन सा समास है, ये आपका होमवर्क है। दुरात्मा में कौन सा समास है ये आपको बताना है कमेंट में। देखते हैं कितने लोगों को ये ट्रिक समझ में आई और कितने लोगों को ये समास समझ में आया। बाकी आपका फीडबैक, आपका कमेंट, आपका जो भी है वो सर आंखों पर। शुक्रिया।